हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत नाम का एक अध्याय शुरू किया था। आइए आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भारतीय शासन व्यवस्था कमजोर पड़ी और एक विदेशी शक्ति भारत में आई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आज उन परिस्थितियों को थोड़ा सा हम अंदरूनी तौर पर समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय का भारत कैसा था। समझकर देखिएगा, उस समय भारत में दो बड़े शासन वंश थे। एक तरफ दिल्ली, जहां पर पृथ्वीराज चौहान अब शासक बन चुके थे, वहीं दूसरी ओर कन्नौज। और इन दो वंशों में काफी ज्यादा शत्रुता थी, जिस कारण से विदेशी शक्तियों को मौका मिला। कुछ पुस्तकों में दिया गया है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया, लेकिन ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। आइए आज के अगले घटनाक्रम को समझने के लिए हम एक छोटी सी मूवी का सहारा लेते हैं और उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत का भाग्य विधाता बनकर बैठ गया। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबने साउथ की मूवीज देखी होंगी और देखा होगा कि हर साउथ की मूवी में एक हीरो होता है। तो हमारी मूवी का जो हीरो है उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है और भारत के सबसे महानतम शासकों में से एक है। हर मूवी में एक विलेन होता है। हमने अपनी मूवी का जो विलेन है वो जयचंद जी को रखा है। तो जयचंद हमारी मूवी के विलेन हैं। हर विलेन का एक राइट हैंड होता है, ये मोहम्मद गौरी हैं। हर मूवी में आपने देखा होगा कि जो विलेन है उसकी बेटी और हीरो हमेशा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हमारी मूवी की जो हीरोइन है उसका नाम संयोगिता है। हर साउथ की मूवी में आपने हीरो के कार्टून से दोस्त को देखा होगा। हमारी मूवी में हीरो का जो दोस्त है उसका नाम चंद्र बरदाई है। कृपया इसे दिल पे ना लें। चंद्र बरदाई साहब ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर पृथ्वीराज रासो नाम की एक पुस्तक लिखी है, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे। हमारे हीरो पृथ्वीराज चौहान जी एक दिन सोकर उठे और उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारे वीडियो मैसेज आए हुए हैं जो कि मोहम्मद गौरी ने भेजे हैं। आज के समय में इंसान को सबसे अधिक चिंता अपने डेटा खत्म होने की होती है। इस कारण पृथ्वीराज चौहान जी काफी गुस्सा में आए और उन्होंने मोहम्मद गौरी को फोन किया कि तेरी वजह से मेरा पूरा इंटरनेट पैक खत्म हो गया, मैं तो आजा तराइन के बस स्टैंड पर मिलके बातचीत करते हैं। और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तराइन के बस स्टैंड पर पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी 1191 नंबर की बाइक उठाई और पीछे अपने दो चंद्र बरदाई को बिठाया और तराइन के बस स्टैंड पर पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, मोहम्मद गौरी भी अपने साथ 4-6 लोंडों को लेकर वहां पहुंचा। दोनों में काफी अच्छा युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पीट कर भगा दिया। अब मोहम्मद गौरी आगे आगे और पृथ्वीराज चौहान उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तभी हीरो का मोबाइल बजता है और देखता है अइला, ये क्या, संयोगिता की कॉल। हाँ संयोगिता, क्या हुआ? संयोगिता, सुनो जी, पापा मेरा स्वयंवर कर रहे हैं। आप जानते होंगे हर मूवी में आपने देखा होगा कि विलेन अपनी बेटी का जब भी स्वयंवर करता है या शादी करता है तो सबको बुलाता है, केवल एक हीरो को नहीं बुलाता। ये परंपरा प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। जब संयोगिता का स्वयंवर किया गया तो जयचंद जी ने सबको बुलाया, केवल हमारे हीरो पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया। और ऐसे में क्या होता है आप जानते हैं, हीरो जाता है, तोड़फोड़ करता है, खुद को शाही पनीर मिलता नहीं, दूसरों का वो खराब कर देता है। यहाँ पर भी यही हुआ। हमारे हीरो साहब जाते हैं। अब देखिए हमारे हीरो साहब क्या करते हैं, अपने दोस्त को अपने कपड़े पहना देते हैं और कहते हैं कि तू राजा बन जा और मैं तेरा सैनिक बनता हूँ, दोनों चलते हैं। अब देखिए हमारा विलन भी बड़ा कसूता इंसान है। हमारे हीरो की बेइज्जती मारने के लिए उसने क्या किया है, पृथ्वीराज चौहान की एक सोने की मूर्ति बनाई है और उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया है और उसके हाथ में एक फूलों की थाली भी थमा दी है कि पृथ्वीराज चौहान की औकात कितनी, हमारे यहाँ फूल फेंकने वाले की जितनी। पृथ्वीराज चौहान जी उस मूर्ति को देखते हैं, मन में बड़े प्रसन्नता का भाव आता है, चेहरे पर स्माइल आती है, उस मूर्ति को देखकर अंदर चले जाते हैं। अगले दिन स्वयंवर का समय आता है। संयोगिता के हाथ में एक वरमाला है और वो चल रही है। सभी राजा महाराजा लाइन से बैठे हुए हैं। छन छन करके संयोगिता आगे जा रही है और हर राजा महाराजा के मन में विचार पनप रहा है, पता नहीं ये वरमाला किसके गले में डलेगी। और संयोगिता जी जाती हैं और जाकर वो वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल देती हैं।
मूर्ति अपने हाथ में रखी हुई फूलों की थाली को फेंकती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी ने रात को ही इस मूर्ति को हटाकर खुद उसकी जगह को खड़े हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान जी ने रात को ही इस मूर्ति को हटाकर उसकी जगह खड़े हो गए थे, और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जी ने संयोगिता का हरण कर दिया। अब ये जयचंद के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दिल्ली भी गई और बेटी भी गई। इस सदमे को वो कैसे भुला पाता? तो उसने अपने राइट हैंड मोहम्मद गौरी को फोन किया कि भैया, पिछली बार तू मार खा के आ गया, अब तू दोबारा जा और बड़ी सेना लेकर जा। आज थोड़ा समय बदला। पृथ्वीराज चौहान जी ने पाया कि उनके मोबाइल पर वापस से बहुत सारे वीडियो मैसेज आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो तू गया। और उन्होंने अपनी बाइक को उठाया, देखा कि बाइक में तो पंचर हो रखा था। इस कारण से उन्हें 1192 नंबर की अपनी साइकिल उठानी पड़ी। अब साइकिल भी ऐसी जिसमें कैरियर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो बेचारे को अकेला जाना पड़ा। और यहाँ पर एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी को काफ़ी बुरी तरह से पीटा गया। इस युद्ध में ये लड़ाई चल ही रही थी कि तभी पुलिस का सायरन बजता है और दहलीवाल नाम का एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है, और जिस पुलिस वाले के एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ मोहम्मद गौरी खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ तक की कहानी को एक बार आप तथ्यों में जोड़िएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1191। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। इन दोनों युद्धों के बीच में पृथ्वीराज चौहान जी ने जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण किया था, जिस कारण से काफी राजपूती जो समुदाय था वो पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए सेकेंड युद्ध में नहीं आया। और हमारी आपसी कटुरता या चतुरता का फायदा एक विदेशी शक्ति को मिला, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। एक क्वेश्चन ये भी अक्सर मिलता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो चंद्र बरदाई। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कुछ समय के लिए दिल्ली पर शासन किया, एक साथ शासन किया। इसका प्रमाण दहलीवाल सिक्का है। इस सिक्के के एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की जो देवी है शाकंभरी, उनकी तस्वीर मिलती है। अक्सर बुकों में कह दिया जाता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है, क्योंकि शाकंभरी लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। चलिए थोड़ा सा आगे के घटनाक्रम को बढ़ाते हैं। कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की गद्दी पर एक साथ शासन किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी और उन्हें अंधा कर दिया और उन्हें अजमेर भेज दिया। अब ऐतिहासिक साक्ष्यों में और जो चंद्र बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसके साक्ष्यों में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिलता है। चंद्र बरदाई साहब लिखते हैं कि जब वो पृथ्वीराज चौहान को इस बुरी हालत में देखते हैं तो वो एक योजना बनाते हैं और जाकर मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि महाराज, आपकी तो आंखें हैं तब भी आप निशाना नहीं लगा सकते, और एक हमारे महाराज हैं जो अंधे होने के बावजूद भी शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। ये बात मोहम्मद गौरी को बुरी लगती है और कहता है कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारे महाराज कैसा शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। और कहा जाता है कि दरबार लगाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी को बुलाया जाता है, उनके हाथ में एक धनुष दे दिया जाता है और चंद्र बरदाई साहब उनके पास खड़े होते हैं और एक श्लोक कहते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, वह ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। और यहाँ से पूरी दिशा बता दी जाती है कि जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ बैठे हैं, और इसके आधार पर पृथ्वीराज चौहान जी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को वहीं मार दिया जाता है। और इस प्रकार से इस घटनाक्रम में कहा गया है कि जब चंद्र मोहम्मद गौरी के सैनिक पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए भागते हैं तो उससे पहले जो चंद्र बरदाई साहब हैं वो अपने खंजर से पृथ्वीराज चौहान का खून कर देते हैं और उसके बाद वो खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन कुछ विदेशी इतिहासों में लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी की हत्या खोखरों ने की थी। खोखरों के द्वारा मारे जाने से पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के किले में कैद रखा और वहां से जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके अवशेषों को अफगानिस्तान भेज दिया और वहां उनकी कब्र बनाई। अब ये एक ऐतिहासिक वे है, इसमें कोई भी तथ्य अभी तक ऐसा नहीं है जो दृष्टिगोचर हो पाया हो। लेकिन फिलहाल कुछ घटनाओं में आपने सुना होगा कि शेर सिंह राणा जी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लेकर आए थे। चलिए आज हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं।